जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसके महत्वपूर्ण को ध्यान में रखा जाए तो ये बीएड में, बीटीसी में, एमएड में ये चैप्टर बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एजुकेशन में बनता है, और यूपी टेट सी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निर्माण किए जाते हैं। विगत वर्षों में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निर्मित हुए हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो टॉपिक लेकर के आया उसमें 2-3 पॉइंट आज क्लियर करूँगा। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण का इंट्रोडक्शन क्या है। तो शिक्षण में अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी एक शिक्षक की प्रबल कामना होती है कि उसके द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है उस शिक्षण के द्वारा बच्चा या जो छात्र छात्राएं हैं वो सरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके सीख सके। ठीक है, जिससे उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक वृद्धि हो सके और प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो इसलिए शिक्षक ये कामना करता है कि जो उसके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उससे उस बच्चे का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसलिए आप देखे होंगे कि शिक्षा में बहुत सारे आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे नए नए कौशलों का निर्माण किया जा रहा है, नए नए शिक्षण विधियों का निर्माण किया जा रहा है, नए नए प्रविधियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका समावेश करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक, और जितना अधिक शिक्षण कौशल युक्त होगा उतना ही आसानी तरीके से वो बच्चों को ज्ञान दे सकता है, और उस ज्ञान का प्रयोग वो छात्र अपने भावी जीवन में सदुपयोग सही ढंग से कर सकता है, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। इसलिए आज के समय में आप देख रहे होंगे कि तकनीकी युक्त शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। आज तकनीकी का समावेश किया गया है, जो कि शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि उनके मस्तिष्क पटल पे दृश्य श्रव्य के रूप में ज़्यादातर कहीं ना कहीं धारण होता है। तो आज सूक्ष्म शिक्षण में भी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है वर्तमान समय में, जिससे बच्चा ज़्यादातर सीख सके। ठीक है, और उसमें एक नाम जो आता है वो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण का नाम आता है। और वर्तमान समय में सूक्ष्म शिक्षण इसलिए कराया जाता है ताकि जो शिक्षण में कठिनाइयाँ हैं, जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाया जा सके। ठीक है, और इसी आधार पे आज आप लोग देख रहे होंगे कि एक ट्यूटर और एक शिक्षक में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जो एक सामान्य सा टीचर होता है, जो आप देखे होंगे कि जो बीएड या बीटीसी एमएड नहीं किया हुआ है, तो आप देखे होंगे कि बच्चों को पढ़ाते समय अगर बच्चों का प्रश्नीकरण बनता है तो वहाँ पर अगर वो एक विधि से बता पा रहा है, अगर उस विधि से बच्चों को नहीं समझ आया, ठीक है, तो वो बच्चा अगर कोई प्रश्नीकरण पूछ देता है तो वहीं पे वो मौन हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया, दूसरी विधि नहीं पता है जिसके माध्यम से वो बच्चों को समझा सके, बता सके, इसलिए वो सिर्फ ट्यूटर ही है। लेकिन जो ऐसा बच्चा है जिसको प्रशिक्षण लिया हुआ है, जिसमें माइक्रो टीचिंग के द्वारा उसको सिखाया गया है, तो वो बच्चा दूसरे मेथड्स की सहायता से, तमाम शिक्षण सूत्रों की सहायता से उस बच्चे को सिखा सकता है, बता सकता है। तो यही अंतर होता है एक ट्यूटर में और एक टीचर में। ठीक है, तो इसलिए प्रशिक्षण के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग आज वर्तमान समय में ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है। ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की या इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की। ठीक है, तो अगर सूक्ष्म शिक्षण के ऐतिहासिक परिदृश्य की बात किया जाए तो सूक्ष्म शिक्षण का जो अभ्युदय देखने को मिलता है, सूक्ष्म शिक्षण का अगर अभ्युदय या फिर अगर देखा जाए, कहा जाए उदय देखा जाए, ठीक है, तो वो आपको 20वीं शताब्दी से देखने को मिलता है, 20वीं सदी से देखने को मिलता है। वो भी कहाँ से?
उत्तरार्ध से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है सूक्ष्म शिक्षण का कहीं ना कहीं विकास हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो आपका अमेरिका में है। ठीक है, और इसी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिकी मूल के जो एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम आता है, और वो यहीं पे अमेरिका में ही स्थित थे, इसी विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ही हैं, जिनका नाम है कीथ इचेसन। कीथ इचेसन, जिन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का नाम सुझाया है। ठीक है, और यही कीथ इचेसन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण पर बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए, जिनके परिणामों जिसके कह सकते हैं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि जो है वो प्रकाश में आई है, प्रकाश में आया, या फिर कह सकते हैं कि सबके सामने प्रस्तुत हुआ। ठीक है, उसके पश्चात अगर देखा जाता है तो सन 1961 के आसपास 61 में, यह 61 कहीं कहीं किताबों में आपको 63 भी देखने को मिलता है, 1963, यही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ही एक नाम आता है A.W. एलन। एलन महोदय, A.W. एलन, जो कहाँ के हैं? इसी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर हैं। और इन्हीं ने क्या किया है, विविध तथ्यों पर वो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित व्याख्या किया है, और अनुसंधान करके एलन महोदय ने ही सूक्ष्म शिक्षण का विस्तार देने का काम किया है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण को जनक के रूप में कौन जाना जाता है? वो है एलन महोदय। अगर सूक्ष्म शिक्षण से के जनक कौन है ये अगर पूछा जाए तो कौन है? A.W. एलन महोदय है। ठीक है, और इसी क्रम में आप देखते हैं तो बात आती है 1967 ईस्वी की। ठीक है, 67 में एक नाम आता है मैकडॉनाल्ड का। मैकडॉनाल्ड ने क्या किया था? शिक्षक प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिला। तो ये भी नाम आता है जो कि बहुत ही फेमस है मैकडॉनाल्ड का। उसके बाद अगर बात किया जाए शिक्षण कौशलों का, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं? शिक्षण कौशलों को ही सिखाया जाता है, कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। तो शिक्षण कौशल के लिए सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में एक नाम आता है कॉपलैंड का। किनका नाम आता है? तो कॉपलैंड महोदय हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण शोध कार्य किए और शिक्षण कौशल से संबंधित तथ्यों की व्याख्या किया हुआ है। किन्होंने? कॉपलैंड ने। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसकी महत्ता या उपादेयता का जो जिक्र होता है वो भी 1967 ईस्वी के इर्द गिर्द है, कहीं कहीं 70 भी आपको मिलता है। तो कह सकते हैं 1967 से लेकर के 1970 के इर्द गिर्द में भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो नाम आपका आता है, एक सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है मद्रास में, वहाँ नाम आता है D.D. तिवारी का। क्या नाम है? प्रोफेसर, सॉरी डॉक्टर हैं, D.D. तिवारी। ठीक है, D.D. तिवारी ने क्या किया है? सबसे पहले भारत में सूक्ष्म शिक्षण की उपादेयता की बात की, और इन्होंने भी बहुत सारे शोध कार्य किए। और आप देखेंगे कि आगे चल करके इसकी महत्ता को ध्यान में रख करके बहुत सारे ऐसे शिक्षा शास्त्री आए भारत में जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण पे बहुत ज़्यादा शोध कार्य किए हैं, बहुत सारे अनुसंधान कार्य किए, जिसमें तकनीकी शिक्षण संस्थान भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो मद्रास में है। वहीं के एक प्रोफेसर का नाम आता है फिर भारत में, प्रोफेसर
भट्टाचार्य, ठीक है। तकनीकी संस्थान है मद्रास में, जहाँ पर प्रोफेसर भट्टाचार्य ने भी क्या किया है, शिक्षण कार्य किया है। और उसी मद्रास यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने जो वहाँ के छात्र छात्राएं थे उन पे सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण का कार्य करने प्रारंभ किया, जो कि रिजल्ट अगर देखा जाए तो अन्य शिक्षण के अपेक्षा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा बच्चे ज़्यादातर सीख पा रहे थे, ये भट्टाचार्य का कहना था। इसके बाद अगर कालांतर में आप देखते हैं तो और भी बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे नाम आता है बीके पासी का, भारत के संदर्भ में बता रहे हैं तो भारतीय शिक्षा शास्त्री जो हैं, भारतीय शिक्षा शास्त्री और भी कालांतर में हुए, जिसमें नाम आता है जेबी शाह का, और उसके बाद आता है डॉक्टर दोसांझ का, डॉक्टर दोसांझ हैं। उसके बाद बीके पासी हैं, जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करके उन्होंने तकनीकी का भी समावेश किया कि तकनीकी के माध्यम से भी सूक्ष्म शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, जिसमें आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तकनीकी का प्रयोग किया गया है, या दृश्य श्रव्य तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण को कक्ष में और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया गया, ठीक है। और आप वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो आप देखिए इन्हीं सबकी देन है, जो कि आप बीएड के विद्यार्थियों में आप देखे होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण आप आज वर्तमान समय में सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग चल रही है, और जाकर के थर्ड सेमेस्टर में एक महीने का पूरा माइक्रो टीचिंग का प्रशिक्षण ही है, थर्ड सेमेस्टर में पूरी ट्रेनिंग ही है, ठीक। उसी प्रकार से आप डीएलएड में देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी पूरी माइक्रो टीचिंग चलती है, और उसी माइक्रो टीचिंग के बेस पे ही हर सेमेस्टर में आप देखेंगे तो बच्चे जाकर के ट्रेनिंग करते हैं प्राथमिक विद्यालयों पे। एमएड में भी कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया है बच्चे एमएड में भी माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, और जो बीएड के बच्चे जाते हैं जहाँ ट्रेनिंग देने, वहाँ एमएड के भी बच्चे जाते हैं, पर्यवेक्षक बन करके सारी बारीकियों को देखते हैं, चेक करते हैं, और बीएड के बच्चों को कहीं ना कहीं बताते हैं। तो एमएड में भी है। तो बहुत व्यापक स्तर पे कहीं ना कहीं आज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है, अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब उसके बाद अगर बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का अगर अर्थ की बात किया जाए तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है क्या, सूक्ष्म ना, सूक्ष्म जो है, अगर इसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, ये सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, इसको छोटा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा अगर देखा जाए या और बड़ा पैमाना देखा जाए तो इसको मैक्रो बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है व्यापक ना। तो इसको क्या करना, विषय वस्तु को छोटे स्तर पे बांट करके ही जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और व्यापक मतलब किसी भी विषय वस्तु को व्यापक स्तर पर शिक्षण कार्य करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, किसी भी विषय वस्तु को छोटे स्तर पर बांट करके अध्ययन जब किया जाता है या फिर शिक्षण कार्य जब किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसके और अर्थों पे बात किया जाए तो जो सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ पे विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि शिक्षण जो प्रविधि होती है उन प्रविधियों को या उन विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में या छोटे खंडों में बांट करके ही उस पर शिक्षण कार्य करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो वो विषय वस्तु अगर बांटेंगे हम, तो जैसे अगर गणित का अध्यापक है ना, गणित के अध्यापक को अगर गणित सिखाना है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो विषय वस्तु को सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, गिनती आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ना। उसके बाद उसको पहचानना आना चाहिए, पहचान आना चाहिए ना, पहचानेगा तब ना लिखेगा, साफ सुथरी लिखनी भी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए।
और लिखने में क्या क्या आना चाहिए उसको, जैसे शुरू में क्या आएंगी, गणित की जो संक्रियाएं होती हैं तो उसमें जोड़ आना चाहिए। ये क्रम होता है बच्चों को सिखाने का ना। घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, फिर भाग आना चाहिए। भाग के बाद आप भिन्न सिखा सकते हैं, भिन्न से संबंधित और भी भिन्नों का जोड़ सिखा सकते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट दीजिए कि पहले क्या सिखाना है। पहले ही बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। पहले क्या करिए, गिनती उनको बोलाइए, पहचान करवाइए, फिर उसके बाद पहचान करने के पश्चात उनको लिखवाइए साफ सुथरे में। फिर उसके बाद आप क्या करिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाएंगे। तो एक क्रम में बच्चों को अगर सिखाते चले जाएंगे तभी वो बच्चे सीख पाएंगे। तो अगर इस क्रम में आप नहीं सिखाते हैं तो बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो इसलिए बच्चों को गणित सिखाने के लिए हमें इस तरीके का माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रख के आपको सिखाना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म शिक्षण की पूरी क्रियाविधि को अगर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस क्रियाविधि के अंतर्गत जो विषय वस्तु है वो भी क्या होना चाहिए। पहले जो विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, विषय वस्तु में क्या ऐसा होगा, एक प्रकरण लेंगे आप या एक टॉपिक लेंगे, उस पर टीचिंग करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण कौशल कितना होगा, तो शिक्षण कौशल एक समय में एक शिक्षण कौशल। ठीक है, एक शिक्षण कौशल। शिक्षण के समय क्या होगी, तो शिक्षण की जो समयावधि होगी वो आपका 6 मिनट का होगा या 6 से लेकर के 10 मिनट का होगा। ठीक बात। अब इसमें विद्यार्थी कितने होंगे या छात्र कितने होंगे, तो एक कक्षा में 5 से लेकर के 10 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, और शिक्षक कितना होगा, तो शिक्षक एक समय में एक शिक्षक होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जो क्रिया है या प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सभी क्या हैं, छोटे हैं। लघु पदों में इसको विभाजित करके कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अब ये क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण एक नियंत्रित वातावरण में कहीं ना कहीं अपनाई जाती है जिसमें छात्रों की संख्या कम और समयावधि कम, विषय वस्तु कम, शिक्षक कम, ये सारी चीज़ें जिस परिस्थिति में अपनाई जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। शिक्षण से संबंधित पूरी जो परिसीमाएं होती हैं उनसे शिक्षकों को क्या किया जाता है, अवगत करा दिया जाता है और उसी परिस्थिति में उसी परिवेश में ही यह शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उबाऊ हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये 3 टॉपिक बताया, प्रस्तावना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसको कहा जाता है, भारत के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने कौशल सिखाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जब मैं नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पे आप लोगों को लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों के यहाँ माइक्रो टीचिंग से संबंधित पहले परिभाषा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।